हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ललिता मालवीय गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ डज मेडिसिन वर्क इन आवर बॉडी। दवाइयाँ जो हैं वो हमारे शरीर में कैसे वर्क करती हैं। जनरली ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसने बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ जो है वो दवाई नहीं खाई हो, है ना। कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि हमें डॉक्टर पास जाना पड़ता है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि डॉक्टर के पास जब हम कभी जाते हैं बीमार पड़ने के बाद, तो वो 2-3 दिन तक हमें एग्जामिन करते हैं, फिर उसके बाद फिर डोज चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, या हाई पावर की डोज लिख देते हैं, है ना, फिर एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो ये जो सारी दवाइयाँ खाते हैं ये एक्चुअल में हमारे शरीर में जाती किस रूप में है और कैसे वर्क करती हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्वाभाविक है जो भी दवाई हम लेंगे बाय माउथ ही लेंगे, चाहे टैबलेट हो चाहे कैप्सूल हो, है ना। तो दवाई जब हम मुंह से लेते हैं तो वो, अब आपको पता है कि इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम each and everything those who intake by our mouth that is called food। तो जो भी हम खा रहे हैं मुंह से वो हमारा क्या कहलाता है, फूड। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसकी आइज़ तो नहीं है, वो रिकॉग्नाइज थोड़ी कर पा रहा है कि ये जो खा रहे हैं ये दवाई है, वो तो उसे फूड के फॉर्म में ही लेगा। मतलब ये उसी पाथ से होते हुए क्या होगी, हमारे शरीर में इंटर होगी। मतलब मुंह से हमने मान लीजिए कोई ओरल पील खाई, है ना, और ये गोली जो है वो माउथ से होते हुए कहाँ जाएगी, ईसोफेगस, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी। कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी। अब आपको स्टमक में जाने के बाद ये भी पता होगा कि यहाँ से निकलने के बाद एक पार्ट होता है डिओडिनम, और वहाँ से जाती है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और जो भी एक्सक्रीट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है एनस के थ्रू। ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो ये ओरल पिल मान लीजिए हमने खाई और ये आई स्टमक में, है ना। अब स्टमक में किसका सिक्रीशन होता है, HCl का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये स्टमक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। तो ये जो आपने गोली खाई है इसका क्या शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन। डाइजेशन किया, फॉरेन सब्सटेंस है आपकी बॉडी के लिए, ये नया फूड मटेरियल आया है ना, तो इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, यहाँ पर डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद ये होते हुए कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चूँकि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। अब वहाँ एब्जॉर्प्शन करते वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन रिकॉग्नाइज करेगी कि भाई ये जो सब्सटेंस आया है ये तो कुछ नया सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, केमिकल जो है वो सब्सटेंस है। तो इस न्यू सब्सटेंस को वो जो है कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी, वो ट्रांसफ़र करेगी इस लार्जेस्ट ग्लैंड में जिसका नाम है लीवर। क्या नाम है, लीवर। और इसी को हमारे ह्यूमन बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसलिए सेकंड ब्रेन कहा जाता है इसको क्योंकि लॉट्स ऑफ वर्क जो है, आपने देखा है कि ह्यूमन बॉडी का पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो ब्रेन के द्वारा होता है। मतलब ब्रेन जो है वो सारे सिस्टम को रन करते हैं। लेकिन कुछ एक डिसीजन ऐसे होते हैं, कुछ एक वर्क ऐसे होते हैं जिसके लिए लीवर जो है वो ब्रेन से इजाज़त नहीं लेता, ब्रेन के मैसेज का इंतज़ार नहीं करता, ये खुद ही ले लेता है। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो अब जो ये दवाई यहाँ से डाइजेस्ट होकर गई और यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन ने रोक ली और इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इस लीवर में, है ना। तो लीवर जो है इस केमिकल सब्सटेंस को, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्यों, क्योंकि इसके लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस हो गया। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप इससे समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट एक टीचर के पास कोई प्रॉब्लम लेकर के आया। अब उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में टीचर को 5 से 7 मिनट लग गए, है ना। तो अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम है, टाइम बहुत प्रीशियस है ना। अब सेकेंड डे जो है वो एक स्टूडेंट की जगह 5 स्टूडेंट आ गए। टीचर के पास जो है वो टाइम लिमिटेशन कम है ना, वो इतने समय में 5 स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं कर पाएगी। तो उसमें से क्या होगा, 2-3 स्टूडेंट भी टाइम को देखते हुए कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत समय कम है, वो 2-3 स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे कि टीचर जो है वो एक ही स्टूडेंट में इतना बिजी हैं, तो हम टाइम को देखते हुए अकॉर्डिंग क्या होंगे, चले जाएंगे। फिर क्या होगा कि अब नेक्स्ट डे टीचर भी देखेंगे कि इस अमाउंट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं,
तो स्कूल ने, इंस्टीट्यूट ने क्या करा कि टीचर्स की संख्या बढ़ा दी। मान लीजिए 3 से 4 टीचर्स रख दिए, है ना, कि एक टीचर एक बच्चे को 5 से 7 मिनट में शॉर्ट आउट कर पा रही है, तो स्टूडेंट के लिए उन्होंने संख्या बढ़ा दी। अब उस दिन मान लीजिए कि स्टूडेंट्स भी जो 4-5 की जगह और ज़्यादा आ गए, है ना, तो भी क्या होगा कि वो 4-5 तो अटेंड करेंगे, बाकी लोग चले जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि ऐसे ही लीवर की कैपेसिटी है। लीवर क्या करेगा कि ये जो अमाउंट है, मान लीजिए कि आपने 10 mg की कोई टैबलेट ली है, तो इस 10 mg में से 5 mg तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर रोक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन 5 mg जो रेस्ट ऑफ ऑल 5 mg है वो बच करके क्या निकल जाएगा और आपके किस में मिल जाएगा, ब्लड में। कहाँ मिल जाएगा वो, ब्लड में। और ब्लड में मिलने के बाद जो भी हमारा इन्फेक्टेड पार्ट है ना, जहाँ पर दर्द है, वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या वहाँ पर जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो ये 5 mg गया है उससे बाकी 5 mg तो इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। तो डॉक्टर जब हमें दवाई देते हैं तो आपने एक बात मेजर की होगी या आपने माइंड की होगी कि डॉक्टर जो है सबसे पहले हमारी उम्र पूछते हैं, फिर वज़न पूछते हैं, और नहीं अगर वज़न पता हो तो वेट करवाते हैं, फिर उसके बाद ही वो दवाई लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर एज एंड वेट उन्हें पता है कि हमारे लीवर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें 5 mg, 10 mg, 100 mg, 500 इस तरह की दवाइयाँ जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उन्हें पता है कि लीवर जो है वो कितने रोकेगा और कितनी इसमें से फिर उस इन्फेक्टेड पार्ट तक जाएगी। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। अब क्या होता है, इस एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। इन डायबिटिक पेशेंट, आपने डायबिटीज़ पेशेंट को देखा है ना। डायबिटीज़ पेशेंट क्या करते हैं कि जब शुरू में जब प्रॉब्लम होती है उनको, तो डॉक्टर क्या करते हैं 5 mg की गोली देंगे, है ना, कि आपको डेली एक 5 mg की गोली लेना है, और फिर वो एक पूरा डाइट प्लान, चार्ट और रूटीन जो है वो लिख करके देते हैं कि आपको ये करना है। लेकिन पेशेंट जो है वो फिर भी डॉक्टर की बातें कम मानते हुए अपना जो मीठा खाना है, जो सब कुछ करना है वो सब कर रहे हैं। तो क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे डॉक्टर जो है वो डोज बढ़ा देते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि लीवर जो है भाई जो कैपेसिटी वो भी बढ़ा रहा है। अगर आपने 5 mg की दवाई दी है कुछ महीनों तक, तो वो 5 mg में से 2.5 जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, 2.5 बॉडी में जा रही है, पेशेंट रिकवर हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 5 mg कर ली, और अब आपकी वो 5 mg की गोली कोई असर नहीं कर रही, तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर, 10 mg कर देंगे, है ना। अब जब डॉक्टर ने 10 mg कर दी तो कुछ समय तक तो वो 10 mg असर करेगी, क्यों, क्योंकि 5 mg वो जाने दे रहा है, 5 mg उसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, तो अब वो 5 mg रोकने लगा। फिर धीरे धीरे इसने फिर अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली, तो अब आपकी 10 mg की गोली भी क्या हो गई, बेअसर हो जाती है। फिर अल्टीमेटली डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे डोज बढ़ाते हुए क्या कर देते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन पे आ जाते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट को फिर क्या कहा जाता है कि आपको सीधे ये बॉडी में इंजेक्शन देना है, मतलब दवाई सीधे कहाँ जा रही है, ब्लड में। यहाँ क्या हो रहा था पहले कि लीवर में, और लीवर में से आधी दवाई फिर जो ब्लड में जा रही थी, यहाँ पर पूरी इतने सब जगह से जांच होते हुए, है ना, ये सब टोल नाके हैं, यहाँ से हर चीज़ की जांच होते हुए फिर आपकी बॉडी के ब्लड में उसको मिक्स किया जा रहा था, ताकि क्या अगर कोई उसमें भाई इन्फेक्शन है, कोई जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको क्या किया जा सके, डैमेज किया जा सके, आपका इंटरनल पार्ट वहाँ पर सिक्योर रहे। लेकिन अगर अब इंसुलिन इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड में दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट खत्म हो गया, है ना। अगर इंजेक्शन यदि इन्फेक्टेड है या पेशेंट ने साफ़ सफाई हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो वो व्यक्ति बीमार और अनदर जो दूसरी डिसीज़ है उससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हम जो दवाई लेते हैं उसमें मेन रोल इस लीवर का है, किसका है, लीवर का है ना। तो आप मान एक तरह से आप एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हेडेक की प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, है ना। कई लोगों फिर क्या करते हैं, अपने ही डॉक्टर खुद बन करके पेन किलर लेने लगते हैं, है ना, और वो हर बार दर्द पर फिर क्या करते हैं, पेन किलर लेते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि फिर उनके उस पेन पर उस पेन किलर का असर ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वही है, स्टार्टिंग में तो आपके लीवर ने उसको क्या किया कि ब्लड में मिक्स कर दिया, हाफ तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हाफ जो है वो चोरी छुपे बच करके ब्लड में मिक्स हो गई दवाई, तो वो असर कर गई। लेकिन अब लीवर ने अपनी वर्किंग कैपेसिटी
बढ़ा दी। आपके पेन किलर ने जो डेली रूटीन आपकी डाइट थी, आपने बार बार उसको लिया, तो ये समझ गया कि इतनी डोज आती है और इसको रोकना है, उसने रोक दिया। एक समय के बाद वो पेन किलर जो है वो असर करना बंद कर देगी, लीवर जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो क्या होगा, फिर आपकी दवाई जो है वो या तो आपको चेंज करनी पड़ेगी या फिर जो है वो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो है वो दवाई अंदर जाती है और ब्लड में मिक्स होती है और उसमें लीवर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम दवाई लें और जब भी लें तो डॉक्टर से पूछ कर ही लें। थैंक यू।